हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। और मैं टीचर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स सिविक्स का। ये कि हमारा चैप्टर 3 है और हमारी वीडियो का ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसकी चिंता आप मत करिएगा, आप ये पार्ट ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एजेएस को मींस एजेस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं हर कुछ दिनों में वीडियोस डालता रहता हूँ, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर। कोई भी टाइम वेस्ट करने के बिना ही हम अपना चैप्टर चालू कर लेते हैं कि हमें आज पढ़ना है इलेक्शंस कैंपेन के बारे में। इलेक्शंस कैंपेन क्या होता है, इलेक्शंस कैंपेन कैसे किए जाते हैं, मीन्स इलेक्शंस को कैंपेन कैसे किया जाता है, आज हम ये देख लेते हैं। इलेक्शंस होते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम अपना इलेक्शंस कैंपेन। तो फ्रेंड्स, जो मेन पर्पस होता है इलेक्शंस का वो होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग खड़े हुए हैं, उनको चांस मिले कि अपनी पॉलिसीज़ बताने का, कि वो कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें बताने का। इलेक्शंस कैंपेन का मेन पर्पस यही होता है कि सबको चांस मिलना चाहिए, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बताएं और वो कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें बताएं। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative। और ये ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि ऐसा ज़रूरी होना चाहिए कि को अपन बता सके कि भाई फ्री और ओपन डिस्कशन होना चाहिए। जैसे कि अगर बीजेपी रैली निकाल सकती है तो फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी भी रैली निकाल सकती है, आम आदमी पार्टी भी रैली निकाल सकती है। मीन्स सबको एक ही अधिकार मिलना चाहिए अपने को बेटर साबित करने का, और कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है तो कॉम्पिटिट करने का सबको अधिकार होना चाहिए। विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, और सबको कौन कौन सी वो अच्छी पॉलिसीज़ लाएंगे और कैसे वो गवर्नमेंट बनाएगी, ये सारी चीज़ें बताने का अधिकार होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शंस कैंपेन। और ये सारी चीज़ें होती है इलेक्शंस कैंपेन के दौरान। जब इलेक्शंस कैंपेन होते हैं ना, तब उस दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पुलिंग। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं 2 वीक में, 2 हफ्तों में, जबकि अनाउंसमेंट हो जाते हैं कि जो फाइनल लिस्ट निकल जाती है कि कौन कौन कैंडिडेट्स खड़े होंगे इलेक्शंस में, तो उसी दौरान ये सारी चीज़ें होती। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड दी कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। और इस दौरान सारे कैंडिडेट्स जो भी खड़े होते हैं वो वोटर्स से मिलते हैं। आपने सुना होगा गाड़ियों से गाड़ी निकल रही होती हैं जिसमें प्रचार प्रसार चल रहा होता है कि बीजेपी को ही आप वोट करिए। ऐसे बीजेपी की गाड़ी और कांग्रेस की गाड़ी, ये सारी चीज़ें आपने सुने होंगे, ऐसे कांग्रेस की गाड़ी निकल रही होती है। हाँ, तो ऐसे आपने सुना होगा, और वो लोग प्रचार कर रहे होते हैं, अपने चुंगा ऊपर लगाए रहते हैं, साउंड लगाए रहते हैं कि आप बीजेपी को ही वोट करिए, और आपके घर घर आके भी वोट मांगते हैं कि प्लीज़ आप हमें ही वोट करिएगा और किसी को वोट मत करिएगा। तो ऐसा भी आपने सुना होगा, बहुत परेशान करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, जबकि सब लोग अपन से मिलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शंस मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्ट्स। और फ्रेंड्स, उसी दौरान पे मीटिंग्स भी चलती है, पॉलिटिकल लीडर्स मीटिंग करते हैं और अपने सपोर्ट्स मांगते हैं लोगों से, जनता से सपोर्ट मांगते हैं कि हमें ही वोट करिएगा। ठीक है, this is also period when newspaper and television news full of elections related story and debate। और इस दौरान ही न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट्स आती हैं, और मीन्स न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में यही सारी चीज़ों की चर्चा चलती रहती है, इन्हीं सब की डिबेट्स चलती रहती है, और इलेक्शंस की चीज़ें यहाँ पास चलती रहती हैं। ठीक है, और इलेक्शंस कैंपेन में means but elections campaign is not limited to these 2 weeks only। political parties start preparing for elections month before they actually take place। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 हफ्तों में ही लोग प्रिपरेशन करते हैं, 2 हफ्तों में नहीं, वो मीन्स जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तो कई महीनों पहले से भी इलेक्शंस की तैयारी चालू कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत पहले से भी इलेक्शंस की तैयारी चालू हो जाती हैं, और फ्रेंड्स 2 हफ्तों बस नहीं होती, बहुत पहले से चालू हो जाती। चलिए हम आगे देख लेते हैं यहाँ पास से। हाँ, यहाँ हमने देख ली, यहाँ से इन इलेक्शंस कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम।
इन इलेक्शंस कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सब बिग इश्यूज। और इस समय पे पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, वो पब्लिक अटेंशन में ज़्यादा फोकस करती हैं। जैसे कि कोई भी बड़ा इशूज़ चल रहा हो, जैसे कि अभी अगर इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो अभी बड़ा इशूज़ क्या चल रहा है, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, किसान आंदोलन। तो अब जो इलेक्शंस है ना, ये किसान आंदोलन को एक बड़ा इशू मिल गया, तो अब सारे पॉलिटिकल लीडर्स बोलेंगे हम इसको ख़त्म करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो पॉलिटिकल लीडर्स किसान आंदोलन पे ही काम करेंगे, क्योंकि बिग इशू है, ये बड़ा इशू है, ठीक है। they want to attract the public to these that issues and get them the votes for their parties on the basis, ठीक है। और इसी जो बड़े इशूज चल रहे होते हैं, इन्हीं के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो दूसरों से वोट मांगती है और अपने आप को अट्रैक्ट करती है और अपने आप को बेहतर बताती है जनता को, ठीक है। और इसी बेसिस में वो वोट्स पाती है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम। लेट अस लुक एट द सेम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वेरियस इलेक्शंस। और कुछ हमें स्लोगन दिए गए हैं जिन्हें पढ़ के हमें पता चलेगा। जैसे इलेक्शंस के टाइम पे ये स्लोगन्स बहुत काम आते हैं, जो भी बड़े इशूज़ में कोई स्लोगन बना लेते हैं। जैसे अभी मैं एक स्लोगन बनाऊँ कि किसान आंदोलन का कोई स्लोगन बना के उसी पे अपने वोट्स मांगेगा। तो ऐसे ही बहुत से पावरफुल स्लोगन थे जो कि जिस बेसिस में लोगों ने अपने लिए क्या मांगे, वोट्स मांगे। जैसे कि एक बार कांग्रेस पार्टी जब लीड कर रही थी, इंदिरा गांधी जब कांग्रेस पार्टी में थी, तब उसने एक स्लोगन दिया था कि गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। गरीबी हटाओ मतलब रिमूव पॉवर्टी, ठीक है। ये हमारे लोकसभा इलेक्शंस में दिया था उन्होंने, कब, 1971 में, ठीक है। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी सरकार आएगी, अगर उनकी सरकार सत्ता पे आएगी तो वो इस पे काम करेगी, रिमूव पॉवर्टी पे काम करेगी। पर आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो कि ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है। पर फिर भी लोग बहुत अट्रैक्ट हुए और उन्हीं को ज़्यादा वोट किया और वो जीते भी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा स्लोगन जो कि दिया था, सेव डेमोक्रेसी। अब सेव डेमोक्रेसी एक दिया था, किसने दिया था सेव डेमोक्रेसी? जनता पार्टी ने दिया था। कब? जब उनकी सरकार कौन सी ये जनता पार्टी ने दिया था अंडर दी लीडरशिप, और लीडरशिप के अंडर में जयप्रकाश नारायण ने ये दिया था, जनता पार्टी के जो कि लीडर थे। और सेव डेमोक्रेसी का उनने नारा दिया था कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए। उन्होंने भी लोकसभा के इलेक्शंस में ही ये दिया था। कब? 1977 के लोकसभा के इलेक्शंस में ये सारे ये सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज़। और उन्होंने भी बोला था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो सेव डेमोक्रेसी में काम करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन्स ऑफ लैंड टू दी टिलर। अब एक और स्लोगन आया, कौन सा? लैंड टू दी टिलर। टिलर को लैंड मतलब किसानों को लैंड मिलनी चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स आपने ज़मींदारी का सिस्टम सुना होगा, बहुत से बड़े आदमी ज़मीन खरीद लेते हैं। ऐसे ये बड़े आदमी की एक ज़मीन है और इधर पे किसान काम करते हैं, इधर पे किसान काम करते हैं, ठीक है। बहुत से किसान इधर पे काम करते हैं, फसल उगाते हैं, और जो कि पैसा मिलता है इनको बहुत कम पैसा मिलता है। सारा पैसा किसको जाता है? जो कि इस ज़मीन का ओनर है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ज़मीन किसको मिलनी चाहिए? टिलर्स को, ठीक है। किसको मिलनी चाहिए? लैंड टू दी टिलर्स। टिलर को ज़मीन मिलनी चाहिए जो कि किसान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नारा दिया गया कि प्रोटेक्ट दी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। और यहाँ पे दिया है कि इससे आपको समझ में आता है कि तेलुगुस के लीडर्स ने दिया है कि तेलुगु की रिस्पेक्ट, जो तेलुगुस है उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। किसकी? तेलुगुस की हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करनी चाहिए। ये किसने दिया था? एन.टी. रामा राव, ठीक है। एन.टी. रामा राव ने ये स्लोगन दिया था कि प्रोटेक्ट दी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। और कब दिया था फ्रेंड्स? ये लीडरशिप कौन की थी? तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश असेंबली की थी, असेंबली इलेक्शंस में दिया था उन्होंने 1983 में, ठीक है। तो ये कुछ 4 स्लोगन्स थे हमारे पास, फेमस स्लोगन्स। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शंस कैंपेन्स द वे they want to, but it is sometimes necessary to regular. Friends,
ये बहुत ही बेस्ट तरीका है अपने वोट्स को ख़रीदने का, वोट्स को चाहने का। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी भी है। चलिए हम नीचे देख लेते हैं और क्या क्या है। यहाँ पास हम आ जाते हैं, ठीक है। कैंपेन्स टू इंश्योर दैट एवरी, यहाँ पास से, हाँ चलिए। campaigns to ensure that every political parties and कैंडिडेट्स गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कॉम्पिटिट। और फ्रेंड्स सारे कैंडिडेट्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए कॉम्पिटिट करने का, ठीक है। इक्वल चांस मिलना चाहिए किसका? कॉम्पिटिट करने का। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छोटी पार्टीज़ हैं उनको अपना प्रचार प्रसार करने ना मिले, अपनी रैलीज निकालने ना मिले, अपन को वोट के लिए वो कहे ना, किसी से वो घर घर ना जा सके। नहीं, जो सबको एक अधिकार मिलना चाहिए कॉम्पिटिट करने का, ठीक है। और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शंस लॉ नो पार्टी एंड और कैंडिडेट्स कैन, और कुछ लॉज भी बनाए गए हैं कि कोई भी पार्टीज और कोई भी कैंडिडेट्स ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, जैसे कि ब्राइव और थ्रीटन वोटर्स। फ्रेंड्स कि किसी को भी पैसे खिला के वोट्स नहीं खरीद सकती, और ब्राइव किसी को डरा धमका नहीं सकती वोट्स के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स ये टू अपील्स टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और कास्ट और रिलीजन के बेस में नहीं लेना चाहिए, कोई भी वोट्स नहीं पा सकते। जैसे मैं पंजाबी हूँ, अगर मैं जैन हूँ, फ्रेंड्स मैं तो जैन हूँ, अगर कोई पंजाबी है तो वो पंजाबियों से नहीं बोल सकता कि हम पंजाबी हैं और आप मुझे ही वोट करिएगा, मैं पंजाबियों के लिए अच्छे से काम करूँगा। या फिर मैं जैन हूँ तो आप जैन मुझे ही वोट करिएगा, सारी जैन मुझे ही वोट करेगा, क्यों मैं आपके जैनों के लिए अच्छे से काम करूंगा। तो ये सारी चीज़ें कास्ट या रिलीजन के बेस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शंस कैंपेन्स, और फ्रेंड्स कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है तो ऐसे कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। और कुछ मनी का भी है कि कितना मनी स्पेंड कर सकते हैं हम इलेक्शंस में। तो लोकसभा में हम 25 लाख रुपए का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो काफ़ी पुराना डेटा है, अब तो ये जो डेटा है ना वो 1 करोड़ में और उससे ज़्यादा करोड़ों में पहुंच गया है, ठीक है। और अभी जो मैं आप दिया वो बता देता हूँ कि असेंबली इलेक्शन में 10 लाख रुपए यूज़ कर सकते हैं। ये पुरानी बुक है, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाता है, टाइम टू टाइम बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ दिक्कत मत लीजिएगा, नई बुक जैसे आएगी तो वैसे वैसे डेटा बढ़ते जाएगा, ठीक है। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्शंस। और फ्रेंड्स अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े, अगर इनमें से कोई पॉइंट्स लागू होता है तो फिर से इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस को इलीगल मान लिया जाएगा, ठीक है। In additions of the law, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct। फ्रेंड्स अब यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, ये भी हम देख लेंगे कि जैसे कि जो ये लॉज बनाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, इनको एग्री किया जाएगा और इनको कहा जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, फॉर इलेक्शंस कैंपेन्स। अकॉर्डिंग टू दीज नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन। अब हम देख लेते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो इसके दौरान क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शंस प्रोपोगेंडा। फ्रेंड्स हम कोई भी मस्जिद या कोई भी मंदिर या कोई भी गुरुद्वारा, मीन्स ऐसी कोई भी वर्शिप या फिर कोई भी टेम्पल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस के दौरान। वहाँ पे खड़े होके रैली वैली नहीं कर सकते हैं या वोट्स नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। ये इलीगल होगा, यहाँ आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये इलीगल चीज़ है, ये हम नहीं कर सकते। और यहाँ पास दिया हुआ है कुछ चीज़ें, ये भी हम देख लेते हैं कि यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस एंड। और फ्रेंड्स हम कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, और एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल इलेक्शंस मीन्स कोई भी हम गवर्नमेंट चीज़ों का, मैकेनिकल चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल्स या फिर हम गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें सारी चीज़ें अपनी ही यूज़ करनी होगी, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर शेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसीज डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग दी फैसिलिटीज़।
और फ्रेंड्स अगर एक बार इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई तो कोई भी मिनिस्टर, जैसे अभी मोदी जी इलेक्शंस के टाइम में कुछ भी घोषणा कर सकते, तो ये तो घोषणा प्राइम मिनिस्टर के दौरान होगी, पर ये बीजेपी के लीडर हैं, तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा पूरा पूरा किसको मिलेगा? बीजेपी को। तो इस दौरान कोई भी बड़ी बड़ी पार्टीज या कोई भी पॉलिसीज़ नहीं निकाल सकते कि हम आपकी बिजली माफ़ कर देंगे, हम आपका पानी माफ़ कर देंगे, हम ये माफ़ कर देंगे, वो माफ़ कर देंगे, हम रोडें बना देंगे, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते अगर एक बार इलेक्शन की डेट निकल गई। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट है फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिएगा एक बार। अब देख लेते हैं पुलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब ये कौन सी चीज़ है ये भी हम देख लेते हैं। पुलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पुलिंग मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है? पुलिंग मीन्स होता है कि वोट डालने वाला दिन, जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं, जैसे कि वोट डालने हम जिस दिन जाएंगे ना, तो उसे हम पुलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स कहेंगे, जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं। और काउंटिंग ऑफ वोट्स किसे कहेंगे? जिस दिन वोट्स काउंट होते हैं कि कितने, कौन जीता, किसको ज़्यादा वोट्स मिले। ठीक है, अब हम चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their votes। और जो फ्रेंड्स फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन की, वो होती है जिस दिन वोट डलते हैं और जिस दिन मीन्स हम लोग वोट डालने जाते हैं। द डे यूजली कॉल्ड द इलेक्शंस डे, और उस दिन को इलेक्शन डे कहते हैं, या फिर एवरी पर्सन हुज नेम है, और उस दिन को इलेक्शन डे कहते हैं। और सारे जो लोग होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, जो कि 18+ होते हैं ना, वो सारे लोग उस दिन वोट डालने जाते हैं, उनका जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, और वो जाते हैं अपना पोलिंग बूथ मीन्स वोट डालने के लिए जाते हैं। कहाँ पास जाते हैं? कभी कभी वोट्स होते हैं लोकल स्कूल्स में, जो सरकारी स्कूल या लोकल स्कूल होते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये वोट डलते हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं जिनका नाम होता है वोटर लिस्ट में। और द वोटर्स गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शंस ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर पुट। और फ्रेंड्स जैसे ही आप अंदर जाएंगे जहाँ पे वोट डाल रहे होते हैं, तो आपको पहले तो अपनी वोटर आईडी दिखानी होगी, या फिर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो मीन्स आपको एक ऐसी चीज़ दिखानी पड़ेगी कि वो जो आइडेंटिफाई कर दे कि आप 18+ हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा जब, उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक आपकी उंगली में जो है ना वो ब्लैक मार्क लगा देते हैं। ठीक है, ब्लैक मार्क, ऐसा कुछ ब्लैक मार्क लगा देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब आपने वोट अपना डाल दिया, तो ऐसा आपको ब्लैक मार्क लगा देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स फिर आप अपना वोट डाल देंगे, अपना वोट कास्ट कर देंगे। ठीक है, और सारे एजेंट बैठे रहते हैं, सारे कैंडिडेट्स मीन्स बीजेपी का भी एक एजेंट, कांग्रेस का भी एक एजेंट, ऐसे सारी मीन्स सारी पार्टीज़ के एजेंट बैठे रहते हैं ये देखने के लिए कि कोई भी वोट्स जो हो रहे हैं वो फेयर मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स ये वाला आप एक बार देख लीजिए, ये मैं आपको वैसे बॉक्स बताता नहीं हूँ, पर ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें बताया गया है कि कितना पैसा इन्वेस्ट होता है जब इलेक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होता है, कब? 2014 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और ऐसे ही रेशियो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अभी आप देखिए यहाँ पास 2010 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो अराउंड, सॉरी ये तो गेम्स का है, बाकी फ्रेंड्स ऐसे इलेक्शंस में और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये ख़राब, मीन्स ख़राब नहीं कह सकते, कि बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, एक क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए कि आर दी इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव, यू डिसाइड। अब आप बताइए कि इलेक्शंस एक्सपेंसिव होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप बताइए। तो फ्रेंड्स होते तो हैं, पर क्या करें, अगर आपको डेमोक्रेसी लानी है तो आपको इलेक्शंस कराने होंगे। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया हुआ है, आप देख लीजिए अगर आपको देखना हो। हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अब फ्रेंड्स अर्लियर द वोटर्स यूज दी टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट्स फॉर बाय पुटिंग स्टैम्प्स ऑन दी बैलेट पेपर। फ्रेंड्स पहले क्या होता था, बैलेट पेपर चलते थे, अपन को बैलेट पेपर में स्टैम्प करना होगा और उसको एक डाल देना होगा, एक बॉक्स में डाल देना होगा, और फिर आखिरी दिन ये सारी चीज़ें आप गिन लेंगे कि किसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स पर आज के दिनों में ईवीएम्स चलने लगी है। अब ईवीएम्स मशीन, ईवीएम क्या होती है फ्रेंड्स? ईवीएम जो चलने लगी है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मीन्स इलेक्शन करने के लिए अब मशीन्स आ गई हैं। वो मशीन्स ऐसी कुछ होती हैं मीन्स
आपको यहाँ पास सिंबल दिए रहते हैं, ये ऐसे ऐसे सिंबल आपको दिए रहते हैं और उसके आगे कुछ बटन होते हैं। उन बटन में आप दबाएंगे तो आपको मीन जैसे यहाँ बीजेपी का है तो आपको इस बटन में दबा देना है, इस बटन में दबा देना है, इस बटन में आपके साइन और ये लिखे रहते हैं मीन्स नाम, तो आपको उस बटन में दबाना है तो उसके पास वोट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आप देख लीजिए, एक मिनट। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। मशीन जो होती है वो कैंडिडेट्स का नाम और पार्टी सिंबल बताती है, उसके आगे आपको वोट कर देना होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड देयर कमीशन अलॉटेड बाय इलेक्शंस कमीशन। और फ्रेंड्स, सबको सारे कैंडिडेट्स को उनका खुद का सिंबल्स मिलता है जिसके आगे आपको दबाना है तो उसके पास वोट चला जाएगा। ऑल दैट दी वोटर्स हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सी वांट टू गिव हर वोट। और फ्रेंड्स, आपको वोट करना है तो उसके आगे आपको दबाना होगा तो वोट चला जाएगा। यहाँ पास यही कुछ लिखा गया है, वंस द पोलिंग इज़ ओवर ऑल दी ईवीएम्स आर सील्ड। और जैसे ही इलेक्शंस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, सबको जैसे सबने वोट डाल लिया, अब इलेक्शंस कंप्लीट हो गए तो सारी जो मशीन्स को है ना वो सील कर दिया जाता है मीन्स, और फिर उनको सिक्योर प्लेस में भेज दिया जाता है जहाँ पे उन्हें कोई भी टच ना करे और कोई भी लफड़ा ना हो उनके साथ। ठीक है, तो उनको एक सिक्योर प्लेस में भेज दिया जाता है और कुछ दिन बाद किसी फिक्स्ड डेट में सारी ईवीएम्स को खोला जाता है और देखा जाता है कि किसको कितने वोट्स मिले हैं। और सारी कैंडिडेट्स के एक एक एजेंट बैठे रहते हैं, सारी पार्टीज के एजेंट बैठे रहते हैं कि इंश्योर करने के लिए कि वोट अच्छे से मीन्स जो चेक हो रही हैं, ईवीएम्स चेक हो रही हैं, ये अच्छे से हो रही हैं, प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं। ठीक है, the candidates who secure the highest number of votes from constituency they declared is declared election elected। और फ्रेंड्स, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शंस में जीत जाता है। इन अ जनरल इलेक्शंस यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इज ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस इन द सेम टाइम्स। और इलेक्शन सबके सेम टाइम्स में ही होते हैं और फ्रेंड्स ऑन दी सेम डे, और रिजल्ट भी सेम डे ही आते हैं। और टेलीविज़न चैनल्स में और रेडियो में, न्यूज़पेपर में ये सारे इवेंट्स के बारे में बताया जाता है कि कौन जीता और कौन नहीं जीता। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल दी रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। और कुछ ही देर में काउंटिंग के बाद सारे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि कौन ये बार इलेक्शंस जीता है और कौन अपनी नई गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे का ये वाला पार्ट हम व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लेके। और फ्रेंड्स, ये पार्ट 4 हमारा देखना मत भूलिएगा जो हम बनाएंगे, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन में क्लिक करना होगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको पार्ट 3 ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।